हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले 5 चैप्टर को हम लोग पूरे के पूरे अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज जो है हम लोग छठा चैप्टर जो है आज शुरू करने जा रहे हैं। और बात करें तो ये एनसीईआरटी बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्लास 6 का। ठीक है, देखिए अगर आपको ज्योग्राफी समझना है तो सबसे पहले अगर पूरे के पूरे ओवरऑल एनसीईआरटी को कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं तो सिर्फ आप क्लास 6 का पढ़ लें और इसके बाद अगर आप 11th और 12th का फिजिकल और वो जो है इंडियन ज्योग्राफी अगर उससे पढ़ ले तो आपका काम जो है बन जाता है। बट अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे के पूरे एनसीईआरटी को पढ़ें 6 से लेकर के 12th तक के, क्योंकि आप इसका महत्व तब जान पाएंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर उससे पहले जानना चाहते हैं तो एक बार, हम बार बार कहते हैं एक बार नहीं, कि आप जो है PYQ एक बार लगाओ, आप एक बार PYQ लगाओ, तब जाकर के थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करो खुद से, अपने स्टडी, अपने कंटेंट, अपने मटेरियल्स पे। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, एक बात कह दे कि अगर आप यूपीएससी की जर्नी में चल पड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस शिक्षा हब यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैनल है आप सभी के लिए, जो कि आपके बेसिक को पूरा अच्छे से कवर कराएगा, बेसिक को एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कराएगा और अगर आपका प्यार बना रहा तो आपको एडवांस लेवल तक भी लेकर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है पृथ्वी के प्रमुख स्थल और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बात करें तो आज के इस चैप्टर में हम लोग जो भी हमारे पृथ्वी पे प्रमुख स्थल है, लैंड है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें तो प्योरली एनसीईआरटी का जो है मैं आज PDF फॉर्मेट में जो है बुक लेकर आया हूँ। ओके, देखिए यहाँ से, देखिए कह रहा है, थोड़ा सा इस लाइन को आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आपने इसमें कुछ स्थलों को जरूर देखा होगा। अभी तक आप तो स्थल को देखे ही हैं, वही स्थल जिस पे आप अभी पैर रखे हो, जिस पे आपका घर बना हुआ है, जिस पे आपका चेयर है, जिस पे आपका टेबल है। ओके, ठीक है, जो चित्र 6.1 में दिखाया गया है। ठीक है, आप देखे होंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती है। यह रियली है, आप जानते होंगे कि पृथ्वी का जो सतह है सब जगह जो है एक समान नहीं होता है। क्या बताइए, आप ये बात जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? मुझे तो उम्मीद है ऐसा कि आप जान रहे होंगे कि पृथ्वी का जो सतह है सब जगह एक समान नहीं होता है। फिर क्या, फिर यही तो कैसे होता है? देखो, अगर आप चल रहे हो पृथ्वी पे, ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य समझना, अगर आप पृथ्वी पे चल रहे हो, ओके, जस्ट वेट, हाँ चलो, देखो अगर ये सरफेस है, ठीक है, सतह है, स्थल है, अब चल रहे हो यहाँ पे, मानो कि आप अगर यहाँ पे हो, ठीक है, आप अगर यहाँ पे हो और आप आगे बढ़ते चल जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक जो है इस प्रकार यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगी तो यहाँ पे बहती हुई पानी भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक समान नहीं होता है, कहीं पे ऊंच और कहीं पे नीच भी देखने को मिलता है। ठीक है, उबड़ खाबड़ जो है जमीन जो है देखने को मिलता है। तो देखो, ये तो रहा, आपको एनसीईआरटी देखो कितना अच्छे से समझा रहा है, लाइन बाय लाइन आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, क्या है, लाइन बाय लाइन जो है आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन जो है क्लियर मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं आगे की लाइन, ठीक है, अगला लाइन देखो क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे एकदम स्पष्ट कहेगा, जो भी कहेगा आपको पूरा का पूरा स्पष्ट कहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखो
पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल होते हैं। ये राइट है कि अनगिनत प्रकार के स्थल होंगे। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे और नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तीनों ही प्रकार में होंगे। कुछ ऊंचा होगा, ठीक है, कुछ ये देखो इस प्रकार से। मान लो कि अगर मैं थोड़ा सा इमेजिंग कराऊं आपको, तो थोड़ा सा इमेज करना, ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लो। देखो स्थल जो है आपको कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा। ये देखो, और अगर ये रहा तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको स्थल, ठीक है। अब देखो फिर आगे कह क्या रहा कि ये स्थल दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर जब पृथ्वी गोल है, समतल जो स्थल है वो समतल होता है, तो फिर रीजन क्या है? क्या अब इतना जगह खाली हम मनुष्यों ने किया है? अगर मानते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा स्थल का लेवल है, ठीक है, ये अगर हमारा स्थल का लेवल है, तो सपोज ये जब हमारा स्थल का लेवल है, तो यहाँ आपको देखने पे मिल रहा है कि देखो यहाँ से जो है ये नीचा धंसा हुआ है। तो क्या यहाँ से हम मनुष्यों ने यहाँ से मिट्टी या जो चीज़ भी था इसको निकाल करके ऐसे ऐसे इधर रखा? तो ऐसा नहीं है। देखिए, पढ़िएगा, समझ में आएगा। एकदम एनसीईआरटी में बच्चे की तरह पढ़ाया गया। देखिए, हमको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन क्लास 6 के जैसा नहीं, ठीक है। हमें ज्ञान नहीं लेना है, हमें एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, ठीक है। बट एनसीईआरटी में ओवरऑल सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रहा है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, इससे पहले आप सोलर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, बट ये बच्चों की तरह खिला रहा है आपको। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अब इमेजिन करना थोड़ा सा। अब आपको अगर हम यहाँ लेकर आते हैं, देखो दो प्रकार की क्रिया होती है इस पृथ्वी पे। हमारे इस पृथ्वी पे जो है जस्ट वेट डियर, इस पृथ्वी पे जो है दो प्रकार की क्रिया होती है। अब कहोगे कि सर ये क्या बात कह दी आपने, अब किस प्रकार की होती है? तो ध्यान से सुनना। दो प्रकार की होती है। तो एक ये जो रहा आपका सतह रहा, ये जो रहा आपका सतह रहा, तो हम मान लेते हैं यहाँ से इसको करते हैं इरेज, ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, यहाँ से ये रहा आपका सतह, ओके। पृथ्वी का ये मोटा एकदम परत जो है ये सतह है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो है दो प्रकार का जो है कार्य होता है। दो प्रकार का कार्य होता है, मतलब क्या होता है आप सोचिएगा, जस्ट वेट। हाँ चलिए, अब इसमें दो प्रकार के, एक बाह्य और एक आंतरिक ऊर्जा का जो है इसमें बल लगता है। एक बाह्य ऊर्जा और एक आंतरिक ऊर्जा का जो है इसमें बल लगता है, ठीक है, ऊर्जा का इसमें जो है बल लगता है। अब देखिए, यही दो प्रकार है, यही जो दो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो पृथ्वी के सतह के आकार को परिवर्तित करता है या ढांचे को बदलता है, एक ढांचे में ढालता है इसे। अब वो जो दो है, इसके पीछे के क्या मतलब, कैसे? तो एक है बाह्य और एक है आंतरिक। बाह्य मतलब बाहरी और आंतरिक मतलब अंदर से। सबसे पहले समझते हैं कुछ चीजों को। यहाँ से पॉइंट देखिए, कह रहा है कि आंतरिक प्रक्रिया, ठीक है। तो आंतरिक में क्या है, चलो अब ध्यान से इमेजिन करना प्यारे, कुछ चीजों को इमेजिन करना। अगर हम कहें कि आंतरिक प्रक्रिया, अब हम एक बात आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि इतना भी बच्चा आप नहीं है। आप जब वोल्केनो ज्वालामुखी जब निकलता है तो क्या है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है या बाहर से? आप मुझे बताओ, क्या ऊपर से ऐसे ज्वालामुखी आता है क्या? कभी देखे हो ऊपर से आते हुए ज्वालामुखी को? मुझे बताओ, कभी देखे हो? आप कहोगे कि नहीं भाई, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। पृथ्वी के बाहर से, ऊपर आसमान वायुमंडल से तो ज्वालामुखी आते हुए हमने कभी नहीं देखा। ये झूठ बात है, जो कह रहा है झूठा है। तो मैं कहूंगा कि चल ठीक है भाई, नहीं देखे हो कोई बात नहीं है। तो फिर ये आता कहां से है?
फिर इसके पास जो है ये आप जो पृथ्वी पे वोल्केनो देखते हो, ज्वालामुखी देखते हो, वो आता कहाँ से है? तो आप कहोगे कि भाई देखो ये जो आता है वो पृथ्वी के नीचे से आता है। क्या है? वो पृथ्वी के नीचे से आता है। ठीक है, ओके, क्या आता है? पृथ्वी के नीचे से आता है। मैं कहूँगा कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब पृथ्वी के नीचे से आता है तो क्या है? ये आंतरिक प्रक्रिया है ना। अब आप सोचो, पृथ्वी के अंदर ऐसा तो कुछ है जो प्रोसेस में है, वो प्रक्रिया है जो प्रक्रिया कर रहा है नीचे, और फिर जब अंत में बाहर निकलता है इस पृथ्वी की इतनी मोटी परत को फाड़ करके ये बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? कोई तो प्रोसेस होगा, कुछ तो इसमें ऊर्जा होगा, कोई तो शक्ति होगा इसके अंदर भाई। हाँ, तो यही है आंतरिक। अब देखो, तो आंतरिक प्रक्रिया से क्यों ये बनता है प्रोसेस। अब जहां पे वोल्केनो निकला वहां पे क्या समतल बराबर होगा? यस या नो? आप कहोगे नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो राइट, नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो आपको तो अब समझ में आ गया ना कि देखो ये जो पृथ्वी है यहाँ पे ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है समतल पृथ्वी जो है हाँ, वेट, हाँ ये देखो ये रहा पृथ्वी। तो कुछ इस प्रकार से भी प्रक्रिया होता है हमारे पृथ्वी के अंदर कि कहीं पे जमीन जो है एकदम से ऊंचा है, जैसे कि इमेजिन करो ऐसे करके कुछ, ये देखो यहां से देखो कुछ इस प्रकार से है, कहीं कुछ इस प्रकार से भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं कुछ इस प्रकार से भी देखने को आपको मिलेगा, और कहीं कहीं पे कुछ इस प्रकार से भी देखने को प्यारे मिलेगा यहाँ पे पानी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण ही होता है। क्या है? ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। अब देखो अगर कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ पृथ्वी के अंदर, कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ पृथ्वी के अंदर जिसके कारण ये वाला भाग जो है नीचा धंस गया। ठीक है, ये वाला भाग जो है नीचा धंस गया। अब आप सोचो ये पृथ्वी पे जो ये पहाड़ आप देख रहे हो, एवरेस्ट देख रहे हो, क्या है ये क्या है? क्या खुद अपने निर्माण हुआ है? ऊपर से आ गिरा है, ऊपर से आकर बैठा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये आंतरिक प्रोसेस के कारण ही होता है, ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे आओ। अब देखो कुछ ये जो है इमेज जो है आपको दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कुछ अच्छा दिखेगा। ये क्या है? ये भी एक सतह है, समतल है, सॉरी स्थल है। जहाँ जाओगे तो आपको कहीं झील देखने को मिलेगा, कहीं इसकी सहायक नदी देखने को, कहीं पठार, कहीं पर्वत श्रृंखला, कहीं घाटी देखने को मिलेगा, कहीं पहाड़ी देखने को मिलेगा, कहीं मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, कहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, कहीं डेल्टा वन देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या हैं? आपके स्थल हैं। लेकिन क्या एक प्रकार हैं? नहीं। क्यों नहीं है? अब देखो यहाँ मैदान है, यहाँ से अगर आप चलोगे तो ये नदी में आना पड़ेगा, नदी से फिर आप चलना आरंभ करोगे तो फिर पठार पे आओगे। इमेजिन करो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस या नो? बताओ, यस या नो? मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैदान में आप चलना शुरू करेंगे भाई, तो यहाँ आएंगे पठार में, फिर पर्वत पे जाएंगे। तो क्या बताओ ना कि एक बराबर है आपका ये सरफेस, सतह, स्थल? नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे के दो ही प्रक्रिया हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक, जिसमें आंतरिक हम लोगों ने समझ लिया। अब हमको समझना है बाह्य को। ओके, चलिए अब बाह्य प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले इमेजिन करो, मैं कुछ चीजों को बताता हूं। अब हम आपसे कहें कि देखो क्या आपने बारिश देखा है? आप कहोगे कि अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, बारिश क्यों नहीं देखेंगे हम? मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं तो क्लास 6 को पढ़ा रहा हूँ। ओके, सॉरी, वैसे थोड़ा सा। चलो देखो, आपने बारिश को देखा होगा, आप कहोगे यस हम तो बारिश को जरूर देखे हैं। ओके, चलिए अगर आप बारिश देखे हो, चलो कोई बात नहीं, डोंट वेरी। आप सतह पे पेड़ को देखे हो? आप कहोगे क्या अरे यार ये क्या बोल रहे हो, देखे हैं भाई। चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है आपने देखा है। ओके राइट, ये कलर नहीं चलेगा इस पे, राइट। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने देखा है, ठीक है। ओके डोंट वेरी, चलो मान लेते हैं कि आपने पेड़ को देखा है, ठीक है। ओके
ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे बादल है, ओके, और ये बारिश हो रहा है, ओके। जस्ट इमेजिन करना भाई, ज्योग्राफी जितना इमेजिन करोगे इमेज बस उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। बारिश हो रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लेते हैं कि अब हमने क्या किया, इस पेड़ को काटा, ठीक है। चलो हमने क्या किया, इस पेड़ को काटा। अब काटने के लिए तो मैं तो कुछ ला नहीं पाऊंगा, बट मेरे पास इरेजर है, इसे मिटाते हैं। हमने क्या किया, पेड़ को काट डाला, चलो कोई दिक्कत नहीं, काटा तो ये मिट्टी बचा, सिर्फ पेड़ तो हट गया, नहीं तो पेड़ रहता तो कुछ पानी को रोकता। अगर पेड़ को काटा तो इस जगह पे डायरेक्ट जो है आपको बारिश की बूंदे आकर गिरेगी। अब जब मिट्टी पे ये बारिश की बूंदे आकर गिर रही है तो ये क्या होगा, मुझे बताओ कि होगा क्या। ये होगा यही प्यारे कि यहाँ से आप क्या करोगे, ये होगा यही कि यहाँ से ये मिट्टी जो है आपका क्या है, यहाँ से ये जो मिट्टी है आपका, ठीक है, ये जो यहाँ से मिट्टी है ये चल करके ऐसे ऐसे करके पानी की सहायता से यहाँ आकर जम जाएगा, यहाँ आकर के जम जाएगा, ठीक है। यहाँ आकर के जम जा रहा है, ठीक है। अब सोचो जरा, यहाँ आकर के अगर जम गया, बैठ गया, जो भी मान लो, जम गया या बैठ गया, जो भी मानते हो मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मान रहे हो ना मान लो, यहाँ आकर के जम गया, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इमेजिन करा रहे हैं आपसे, अब यहाँ तक पानी आई और यहाँ तक आपको ला करके इस मिट्टी को यहाँ तक रोक दिया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर किसी स्थान से, किसी जगह से किसी वस्तु को लेकर जाओगे तो क्या वो स्थान खाली होगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल भाई, खाली क्यों नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो जब ये खाली होगा तो यहाँ से तो ये कम होगा ना भाई, सोचो, यहाँ से तो ये कम होगा। जब ये कम होगा तो ये क्या होगा, ये होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर हाँ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी तो एक प्रोसेस है ना स्थल का निर्माण में, ये भी तो एक प्रोसेस है। आप कहोगे कि हाँ भाई बिल्कुल बात सही है। अब यही चीजें जो है भाई ध्यान से देखो, यही चीज जो है यहां थी, ठीक, और ये यहां से यहां आ गया, ओके। तो क्या ये चेंज हुआ? कुछ तो समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूं, कुछ तो समझ रहे हो। अब थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं, ज्यादा कराऊंगा फिर प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना। इमेजिन ये करा रहा हूं आपसे कि आप इमेजिन करो कि ये एक पहाड़ है, ठीक है। मुझे आता नहीं है ड्रॉ करने, बट फिर भी आपके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, ओके। ये देखो, ये कुछ पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है। अब होता क्या है, बारिश के कारण जो भी है, जिसके भी कारण इसके छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, टूटते हैं और यहाँ पे आकर गिर जाते हैं, ओके। तो क्या हुआ फिर, ये भी तो चेंज हुआ ना कुछ। अब यहाँ से कुछ टुकड़े टूटे, यहाँ से जगह खाली हुआ, यहाँ से खाली हुआ, यहाँ से खाली हुआ, कुछ यहाँ से टूटा, कुछ यहाँ से टूटा, तो खाली हुआ, ये भी तो चेंज है, ओके। अब आप थोड़ा चलते हैं एनसीईआरटी के बुक पे, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो कि दूसरी या बाहरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जो पृथ्वी का जो सतह है, यहाँ इमेजिन करना, जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो कितना मस्त पढ़ा रहा हूँ भाई, एकदम बिंदास पढ़ना। पृथ्वी का सतह का टूटना। अब पृथ्वी का सतह कुछ ऐसे ही थोड़ी ना टूटेगा, इसको क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ध्यान देना। अब थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि लिखना है, ओके ओके, जस्ट वेट डियर। हाँ, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपरदन, ठीक है, परदन, ठीक है। किसको दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो अभी जस्ट वेट, रुक जा थोड़ा देर, अभी मैं अच्छे से कर लेता हूं, ठीक है।
ठीक है, चलो वेट कर लो थोड़ा। ओके, ये लेते हैं, चलो रेड ही सही है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अपर्दन। जहां से मिट्टी जो स्थल है टूटे उसे अपर्दन कहते हैं। अब देखना आगे की लाइन, ठीक है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों तथा मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो देखिए अब क्या है अपर्दन और निक्षेपण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो जो है पॉइंट है। अब निक्षेपण कौन है देखना जरा ध्यान से, फिर से देखना। ठीक है, देखते चलो भाई, मजे ही मजे हैं आपके। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ो, मजा लेकर पढ़ो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, इसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, ओके, ठीक है, ये है आपका निक्षेपण। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, चलो अपर्दन और निक्षेपण आप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझें। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजों को दिखाएं, समझाएं। तो देखिए पहले देखते हैं अब पर्वत को। देखिए पर्वत पृथ्वी की सतह की प्रक्रिया प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडा होती जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। जहां कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वत क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का स्थल खड़ी ढाल वाली होती है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ठीक है, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित को हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। अब आप सुने ये कथा। अब चलिए आइए आगे की स्लाइड पे और आपको दिखाते हैं एक पर्वत प्यारा सा। ओके, देखिएगा जरा। ओके, यहां से देखिएगा। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये है पर्वत। ठीक है, अब छोड़िए इसे, अपना से ड्रॉ करते हैं, एकदम मजे से पढ़ते हैं। देखो मजा आता है यार, खुद से बनाओ, किसी और के बनाए हुए क्यों खाना। ठीक है, चलो ये देखो हमारा है समतल, सॉरी चलो ये हमारा समतल भूमि। ओके, डोंट वेरी। चलो अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे पहाड़। ये लो मैंने बनाया, एकदम क्या झकास बन रहा है यार, मजे ही मजे हैं अपने। ये देखो यार गजब, एकदम मस्त बन गया यार। चलो हमने ये किया ड्रॉ। ओके, कोई बात नहीं। आपसे क्या कहा एनसीईआरटी, कहा यही कि हमारे सतह से जो भी ऊंचे होते हैं वो क्या होते हैं, पर्वत पठार होते हैं, जो कि इसकी शिखर जो होती है पतली और आधार यानी कि इसका बेस जो होता है चौड़ा होता है। ठीक है, चलो मैंने माना। ओके, ये तो है रियल। ओके, फिर कहा क्या कि इसके आसपास क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, सही है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर आओगे ना पर्वत पे, पहाड़ों पे, तो आपको यहाँ पे बर्फ से ढकी मिलेगी। ये जो है बर्फ से ढका हुआ मिलेगा, यहाँ पे ये सब जो है बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। ये सब बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। इमेजिन करना एकदम मजे से, कम अच्छे से पढ़ो, धैर्य पेशेंस के साथ पढ़ो। ठीक है, कि सब बर्फ से ढका हुआ मिलेगा आपको। ठीक है,
देखो देखो तो जरा, ये सारे के सारे बर्फ से ढका हुआ मिलेंगे। अब देखो, अगर आप अपने स्थल से अगर ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, और जितना ऊपर जाओगे ऊपर उतना ही ज्यादा ठंडा फील होगा यार, क्योंकि ऊपर बर्फ है, पहाड़ों पे बर्फ है, बर्फ की जो परत है उसके कारण जलवायु बहुत ठंडा रहती है जहां। और ये जो पहाड़ी एरिया जो है, आप जानते होंगे कि ये कृषि योग्य नहीं है, कृषि योग्य ये नहीं है, जहां पे हम निवास नहीं कर सकते हैं जलवायु ठंडा होने के कारण, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब चलो, ठीक है, आगे की ओर बढ़ो। अब देखो, कहा कुछ बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं, जैसे सैकड़ों किमी में फैले हो। तो देखो आपने, जैसे कि हमने ये पर्वत बनाया, इसे पर्वत श्रेणी श्रृंखला कहेंगे, ठीक है, ठीक है, इसे पर्वत श्रृंखला कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये पर्वत श्रृंखला क्योंकि एक श्रेणी क्रम में है जिसे श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। देखो, हिमालय, अल्पास तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चूंकि चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पे 5.1 में दिखाया हुआ है, और 5.1 चित्र कहाँ है मैं नहीं देख पाया। चलो कहीं भी है, उससे लेना देना नहीं है, आप इमेजिन करो, ठीक है, ओके। जस्ट वेट। हाँ, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, ये तो आप भी जानते हो कि ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, लेकिन क्लास 6 के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, आपको नहीं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है बलित, एक होता है भ्रांसोत पर्वत तथा दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पास वलित पर्वत है। हिमालय और अल्पास जो पर्वत है वो क्या है? वलित पर्वत है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे वलित पर्वत कैसा होता है, ये देखो, ये वलित पर्वत है, और हिमालय और अल्पास इसी की एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या? हिमालय और अल्पास, ठीक है, फास, ठीक है, ये इसी के उदाहरण है, इसी की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए इसे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ है नहीं इसमें, आप समझ लोगे, नोट्स नहीं भी बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा ये। अब देखिए बात ये है यहाँ पे कि जिनकी सतह जो है उबड़ खाबड़ तथा श्रृंखला शंक्वाकार है, ठीक है। भारत की अरावली, ठीक है, श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला जो है आपको क्या है, यह श्रृंखला जो है घिस गई है अपर्दन के कारण। अपर्दन और निक्षेपण, मुझे उम्मीद है आप नहीं भूलोगे, अपर्दन और निक्षेपण नहीं भूलोगे। थोड़ा सा क्या हो गया, घिस गई है। अमेरिका के जो है अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है, देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो एवं इनकी ऊंचाई जो है बहुत कम है मतलब बहुत नहीं, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब जो है पठारे का निर्माण होता है, ठीक है ब्रांच। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रांस कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप याद रखोगे, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो क्या है, खंड, भ्रांस और द्रोणिका। अब ये कुछ इस प्रकार से खंड और द्रोणिका है। देखो क्या आप देख पा रहे हो खंड और द्रोणिका को? नहीं देख पा रहे हो तो देखो कैसे, देखो खंड और द्रोणिका कैसे होगा, ये देखो, ये और ये आपका क्या है, देख लो जरा, ये है सब, ठीक है। अब ये जो रहा आपका खंड रहा, और ये रहा आपका द्रोणिका,
ओके, ये रहा खंड भ्रांश, ठीक है, और ये द्रोणिका भ्रांश रहा, ठीक है। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, ओके, अब देखिए यहां से पूरे के पूरे पर्वत का जो है यहां दिखाया गया है, ग्रेबेन कहा जाता है, ठीक है। यूरोप की राइन घाटी तथा पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उसकी स्थिति को देखिए। अब एटलस आपके पास होगा तो विश्व के मानचित्र में इसकी स्थिति को आप देख सकते हैं। इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत, ये देखिए, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है, ये बिल्कुल सही है। अफ्रीका का माउंट किलिमांजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण। किस तरह के? ज्वालामुखी पर्वत के, ठीक है, किसके? ज्वालामुखी पर्वत के। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्रह होते हैं। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वत में स्थित हिमालयों में होती है। जलाशय के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटी तथा वेदिका कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वन से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सेलिना के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है सैलनियों के लिए, ठीक है। ये पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि आगे की ओर बताया गया है, जैसे कि देखिए, जैसे कि क्या, हैंग ग्लेडिंग, ठीक है, रिवर रिफ्टिंग तथा ये जो है पर्वत के प्रचलित खेल है, जो कि इंपॉर्टेंट है पर्वत का रहना। आप सोच रहे होंगे कि जीवन में पर्वत का क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एनसीईआरटी जीवन में आपके ये पर्वत का इंपॉर्टेंस को बता रहा है। वह आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थान के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट पे। अब चलिए थोड़ा पठार को देखते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि में होती है, जो कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, क्लियर नहीं है बट यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका उस ऊपरी भाग मेज के समान होता है। मेज समझ रहा, टेबल के समान होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, सपाट होता है। इसकी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केंटा, तांजानिया या युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। देखिए, कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो रीड करना है, ज्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़ोगे समझ जाओगे, इसलिए कुछ इसमें कंसेप्चुअल चीजें नहीं है। मैं कहूंगा कि कुछ भी नोट्स बनाने के लिए इसमें नहीं है। अगर आप अच्छे से इसे ध्यान से रीड कर लेते हो, लेक्चर को देख लेते हो, तो फिर कोई नोट्स बनाने की नीड नहीं है, पेज भरने की जरूरत नहीं है कॉपी, ठीक है, कि बाद में जब रिवीजन करना पड़े तो लगे कि भाई क्या है इतना, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको चीजों को देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, मैदान के बारे में यहां पे बताया है आपको। देखिए, मैदान क्या है, आपको आपसे और हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा, हा? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। जो समुद्र का तल है उससे 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उभरीला तथा तरगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। एकदम राइट भाई बात है, अधिकांश मैदान जो है इसी तरह से बने हैं। अब देखो, ये जो है आपका पका मैदान है, ये सतह, और यहाँ पे पानी है, तो ये इससे ज्यादा का नहीं होता है, लगभग 200 मीटर इनफ है, ठीक है। अब देखो, पानी और नदियों से क्यों बनता है, क्योंकि नदी जो है पानी मिट्टी को बहाकर जिस रास्ते से लेकर जाती है और जहां पे इकट्ठा कर देती है
वो मैदान का क्षेत्र हो जाता है, जहां पे आपकी हरियाली फैलने लगती है। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ओके, जैसे कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियां में निक्षेपण कर देती है। इन्हीं निक्षेपणों से, ठीक है, निक्षेपणों से मैदान का निर्माण होता है। ओके, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। तो मैं देखिए, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सभी चीज़ों की प्रचुरता होती है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने उपभोग के लिए, अपने उपयोग के लिए चीज़ों को उपजा सकते हैं। यहाँ पे जीवन यापन की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। ये देखिए मैदान है, ठीक है। अब स्थल रूप एवं लोग, ठीक है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये सब चीजों को आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है आपका यहीं तक रहा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ कंटेंट था नहीं, कुछ मैटर था नहीं कि मैं आपको पूरा डीप लेकर जाऊं। डीप जब आगे चलोगे तो यहां से सारे वर्ड चेंज हो जाएंगे। अगर इसी को आप अगर एडवांस लेवल पे पढ़ने जाओगे तो सारे वर्ड्स चेंज होने लगेंगे, और फिर वहां पे अगर अभी पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। पहले इससे कवर कर लो, बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बेहद ही पसंद आएगा, बेहद ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट है नहीं, जो है स्टोरी है, कहानी है, कथा है, कुछ नहीं है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए यहीं पे हम करते हैं द एंड। फिर आते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। और हाँ, आप सभी का डिमांड है कि टाइम टेबल थोड़ा सा मुझे बता दो, थोड़ा सा टाइम कैसे मैनेज करें, इस पे एक वीडियो ला दो। कुछ रेफरेंस बुक बता दो कि क्या है रेफरेंस बुक, बेस्ट बुक। तो इस सब के लिए हमारी टीम जो है रिसर्च कर रही है और कंटेंट तैयार किया जा रहा है। फिर ये सारे लेक्चर भी, इस सारे के सारे अपडेट इंफॉर्मेशन जो है आपके शिक्षा हब की यूपीएससी चैनल पे देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद ही पसंद आएगा और बेहद ही हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाबा मेरे प्यारे डियर, एंड लव यू।